हेलो साइंस साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और 20 का पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज है, इस पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 4 वर्ष में 2000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है कितनी होगी। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में हो जाती है ये 1250 और 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 4 वर्ष में हो जाती है ये 2000। 4 वर्ष में 2000 हो गई। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष में बराबर मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये 2 साल का ब्याज मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। 2000 में से 1250 जाएगा 750, यानी कि इन 2 वर्षों में जो है 750 रुपये बढ़े थे। यानी कि 2 वर्षों का जो ब्याज है वो 750 रुपये है। ठीक, 2 वर्षों का यहाँ पर ये क्या है, ये जो हुआ है ना यहाँ पर दो वर्षों में यहाँ पर क्या हुआ था, ये मिश्र धन बना था। उस धनराशि का मिश्र धन बन गया था 2 वर्षों में, ये 4 वर्षों में बन गया था यहाँ पर। तो 2 वर्षों का ब्याज 750 है, 2 वर्षों का मिश्र धन 1250 है। तो मेरे पास धनराशि आ जाएगी क्या, 750 इसमें से घटा दूंगा तो 500 बचेगा। तो मेरे पास जो धनराशि आएगी वो 500 रुपये आ जाएगी। धनराशि मेरे पास 500 रुपये आ गई। 500 रुपये की धनराशि है, मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे दर ज्ञात करनी है। आर मुझे ज्ञात करना है। आर मुझे ज्ञात करना है, तो मुझे टाइम टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम 2 साल का ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 2 साल में 750 हो रही है, तो मैं 1 साल में इसका आधा भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पर। बटे कितना रखूँगा मैं यहाँ पर, बटे में रखूँगा यहाँ पर 100। ठीक है, और मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 2 साल में ब्याज मिल रहा है 750 रुपये का। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। 750 रुपये का 2 साल में ब्याज मिला, 1250 रुपये का मिश्र धन है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में मिश्र धन 750 रुपये का ब्याज में इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास जो घट के आएगा, तो मेरे पास वो धनराशि आएगी। ये मिश्र धन था, मिश्र धन में 750 रुपये का ब्याज है। 750 रुपये का ब्याज है। ब्याज का फॉर्मूला P/RT/100 होता है, मैंने लगा दिया। P कितना है, 500 है। R का मान मुझे याद करना है, और T कितना है, 2 वर्ष के साथ ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी कि R का मान 75 आ जाएगा। R का मान यहाँ से 75% आ जाएगा। R का मान 75, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रम से 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये अभय है यहाँ पर, और ये भरत है यहाँ पर। ये करता है 9 दिन में और ये करता है 11 दिन में। तो यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं ये। तो यहाँ पर इनकी एलसीएम ले लूँगा, तो यानी कि एलसीएम 99 आ जाएगा इनका। यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी अलग-अलग, यानी कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, तो ए जो है 1 दिन में 11 काम करता है, तो एफिशिएंसी इस चीज़ को बोलते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक साथ काम तो करना शुरू करेंगे 11 और 9 20 की एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन, 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक, यानी कि 60 काम कर दिया उन्होंने। 60 काम कर दिया, काम कितना था टोटल 99। मेरे पास काम बच रहा है अभी यहाँ पर 39। 39 काम बच रहा है क्या यहाँ पर, 9, और ठीक है 39 काम मेरे पास अभी शेष बच रहा है यहाँ पर। आगे बोला है कि अब है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि किसने छोड़ दिया, भरत ने छोड़ दिया। अब जो है भरत ने छोड़ दिया यहाँ पर, इस भरत ने काम छोड़ दिया है, तो भरत ने काम छोड़ दिया, तो अब अभय केवल रह गया है मेरे पास मौजूद। तो अभय कितने दिन में करेगा, टोटल काम अभी 39 बच रहा है। अभय की एफिशिएंसी 11 है यहाँ पर। ठीक है, अभय की एफिशिएंसी 11 है, तो मेरा 39/11 आंसर हो जाना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन में देखता हूँ तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब नीचे 33 दिया हुआ है, तो इसमें से या इसमें से कोई सा आंसर है। ये 2 मेरे आंसर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये मेरे 2 आंसर कभी नहीं हो सकते। या तो मेरा आंसर ये है या मेरा आंसर ये है, यानी कि इसका मतलब हर को और अंश को 3 गुना किया गया है। 3 गुना कर दूँ 39 को, तो 3 नम 27 और 3 तिया 9, यानी कि 117 आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको दोनों को 3 गुना किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक फ्लास्क के 20% सल्फ्यूरिक अम्ल घोल से भरा हुआ है। 20% सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के बाद, यानी कि जब घोल दिया जाता है, घोल के बाद, घोल कितना है, 20% घोल रहे हैं। ठीक है, 4% सल्फ्यूरिक एसिड से बदल दिया जाता है। बदला किससे जा रहा है, जो बदला जा रहा है 4% से बदला जा रहा है यहाँ पर। और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो यानी कि इस प्रक्रिया में, यानी कि इस एलिगेशन में जो है वो 10% का मिश्रण प्राप्त होता है ओवरऑल। यहाँ से मैं आसानी से एलिगेशन लगा सकता हूँ। यहाँ पर 20 में से 10 जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 3 का और 5 का यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में बोला है एसिड घोल का कितना अंश बदला जाता है। तो बदला कितना जाता है, 4% के साथ बदला जाता है, यानी कि 10। इनका मैंने रेशियो ले लिया, तो मेरे जो इफ ये मेरे पास जो यहाँ पर यूनिट होगी 5 की होगी, तो 5 बटे टोटल कितना है यहाँ पर 8 है।
5 बदला गया था 8 में से, 5/8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दी गई श्रेणी का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 + 9 + 27 + 81, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया, यानी कि ये जो है एक जीपी श्रेणी बन रही है। जीपी श्रेणी बन रही है जिसका पहला पद क्या है? पहला पद 3 है और यहाँ पर आर का मान जो है वो भी 3 है। यहाँ पर आर का मान भी 3 है क्योंकि दूसरी को पहली से भाग करते हैं, तीसरी को दूसरी से इस तरह से भाग करते हैं तो मेरा सर्वांतर निकल के आता है हमारा वहाँ पर। तो यहाँ पर ए का मान भी 3 आ गया, आर का मान भी 3 आ गया। मुझे इनका योग ज्ञात करना है। योग कैसे ज्ञात करूँगा? एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर यहाँ पर ए आ जाएगा और आर एन माइनस का 1 आएगा और आर माइनस का 1 आएगा। आपने देखा होगा कि कहीं r माइनस 1 है और कहीं 1 माइनस r है, ऐसा भी होता है ना? तो यहाँ पर अगर r का मान 1 से बड़ा है तब ये रखेंगे और r का मान अगर यहाँ पर r का मान 1 से बड़ा है, r का मान 1 से बड़ा है, ये है यहाँ पर, गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये है यहाँ पर ये r, यहाँ पर ये r का मान अगर 1 से छोटा है तो तब हम ये रखेंगे और r का मान अगर 1 से बड़ा है तब हम r इधर की तरफ रखेंगे अपोजिट साइड में, ठीक है? यानी कि कुल मिला के यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम ऐसा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर a का मान 3 आ जाएगा, r का मान भी यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 की पावर n, n का मान कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान यहाँ पर 8 है क्योंकि 8 संख्याएं हैं, माइनस का 1 आ जाएगा और बटे में रखूँगा यहाँ पर मैं r के मान 3 यानी कि 2 रखूँगा यहाँ पर, ठीक है? r 3 में से 1 जाएगा, 2 रख दूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 3/2 और गुणा 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 का मान कितना होगा? 65 61 होगा, ठीक है? 3 की पावर 8 का मान 65 61 होता है, 65 61, 65 61, ये r की पावर 3 का 3 की पावर 8 का मान हो गया, माइनस का 1 मुझे इसमें से घटाना है यहाँ पर। 3/2 गुणा ये 65 60 आ जाएगा, 65 60 को 2 से भाग करूँगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 32 80 आएगा, 32 80 को 3 गुना करूँगा, 3 अट्ठे 24 आएगा और 3 अट्ठे 24 आ जाएगा यहाँ पर। 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 तिया 9, 98 40 है क्या? 98 40 है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे, ये अच्छा सवाल था, ठीक है? इसके अलावा एक कार 5 घंटे में 275 किमी की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी इसकी, स्पीड आ जाएगी 5 घंटे में 275, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी कार की। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए, अब जो इसकी नई स्पीड होगी और इसकी न्यू स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, यानी कि 5 घटा दिया जाए, तो कार 250 किमी दूरी तय करने में, यानी कि 250 किलोमीटर की दूरी है, तो 50 की स्पीड से कितने में तय करेगी वो? 5 एकम 5, 5 घंटे में तय करेगी, ठीक है? आसान क्वेश्चन है ये, तो 5 घंटे में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 पाई सेमी स्क्वायर है। भाई एक गोला है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r की घात 3, इसका जो क्षेत्रफल है, ओ सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना कि आयतन, ठीक? यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? 4 पाई r स्क्वायर है तो कितना है? 25 पाई सेमी स्क्वायर इसका यहाँ पर दिया हुआ है। सेमी स्क्वायर मुझे लिखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से मैं r का मान निकाल सकता हूँ, पाई से पाई कट जाएगा, तो r का मान आ जाएगा मेरा 25/4, r स्क्वायर का मान 25/4 आ जाएगा, या r का मान यहाँ पर 5/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा यहाँ पर कि 25 जो है 5 का वर्ग है और 4 जो है 2 का वर्ग है, तो मेरा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। r का मान 5/2 आ गया। अब गोले का आयतन बताना, गोले का आयतन होता है यहाँ पर 4/3 पाई r की पावर 3, यानी कि पाई मेरे पास मौजूद है तो मुझे पाई का मान रखना नहीं है यहाँ पर, पाई को मुझे साथ लेकर के चलना है और r की पावर 3 हो जाएगा, 125/8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? 4 दूनी 8 आ जाएगा, 125 पाई बटे आ जाएगा मेरा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 तिया 6 आ जाएगा, 125/3 पाई है क्या? 125/3 पाई भी है, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर 125 पाई बटे 6 है ना, 6 तो 6 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 125 पाई बटे 6, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है? तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है? मैं कुछ जल्दबाजी में गलत भी करता हूँ कुछ क्वेश्चन,
ठीक है? उस पे ध्यान भी रखना है आपको और मुझे कमेंट में बता देना अगर कोई क्वेश्चन में अगर जल्दबाजी में गलत कर देता हूँ तो, ठीक है? मुझे जल्दबाजी की आवश्यकता बहुत रहती है क्योंकि मैं जल्दी क्वेश्चन ये प्रैक्टिस जल्दी कराना चाह रहा हूँ। रमेश ने एक पुराना टाइपराइटर 4800 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च किए। रुपए 4800 रुपए में उसने खरीदा, 4800 रुपए में खरीदा और उसको खर्च कितने किए? 700 रुपए। तो ये इसका टोटल एससीपी हो जाएगा। उसने उस टाइपराइटर को 6200 में बेच दिया। तो यहाँ पर इसने इसको यहाँ पर 5500 रुपए में खरीदा था कुल मिला के। कुल मिला के 5500 रुपए में खरीदा और बेच कितने में दिया? बेच दिया उसने 6200 रुपए में। तो उसको लाभ हुआ यहाँ पर। लाभ हुआ उसको 700 रुपए का। 700 रुपए का लाभ किस पे होगा? लाभ होगा हमेशा सीपी पे। सीपी कितना है? 5500 और गुणा 100 कर दूँगा। 2 सिफ़र 2 सिफ़र कट जाएँगे। तो मुझे 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 140/11 आएगा। 140/11 आएगा इसको। 140/11 को अगर मैं काटता हूँ तो 11, 11 एकम 11 आ जाएगा, बचेंगे 3 और 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 12.7 के समथिंग जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। भाई ए है और बी है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। आपसे 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 होगा। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7। भाई अब से ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को हम 0 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक? इसके बाद दिया हुआ है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 हो जाएगा। इसको मैं 6 वर्ष के बाद प्लस का 6 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक? अब इसमें मुझे देखना है यहाँ पर 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, तो मुझे यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेशियो को। रेशियो को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है। यानी कि जो दोनों की उम्र होगी वो बराबर के अनुपात में बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 6 का है, तो 1 का मान 6 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान अगर 6 के बराबर है तो 6 सत्ते 42, 42 जो है ए की वर्तमान उम्र है और 6 अट्ठे 48, 48 जो है वो बी की वर्तमान उम्र है, क्योंकि ये मैंने वर्तमान की उम्र में गुणा किया है, वर्तमान के रेशियो में मैंने गुणा की है इसकी। अब बोला है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की वर्तमान आयु 52 हो जाएगी, ठीक है? ए की कितनी है? 42 है, तो सी की 52 हो जाएगी। सी की वर्तमान आयु क्या है? तो सी की वर्तमान आयु आ गई हमारी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। यही मैं इसमें पूछा था, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा पूछा भी नहीं था। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 6%, 28% और 15% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बतानी है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर थोड़ी-सी ये 15, 28 और 6 थोड़ी-सी थोड़ी टिपिकल होती हैं, तो मैं इसमें सक्सेसिव लगाता हूँ, ठीक है? और इस तरह से होती हैं जैसे 20% होगी, 25% हो गई और 10% हो गई, तो फिर मैं यहाँ पर सक्सेसिव लगाता नहीं हूँ, ठीक है? हालाँकि सक्सेसिव से भी आसान है, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, मुझे सक्सेसिव की आदत है नहीं, तो मैं ऐसे टिपिकल क्वेश्चनों में सक्सेसिव लगाता हूँ यहाँ पर। कहीं-कहीं ऐसा होता है ना, कहीं-कहीं सक्सेसिव की आदत पड़ जाती है और सक्सेसिव जो है तो कहीं-कहीं बहुत मतलब कैलकुलेशन हाँ, बहुत वो कर देता है टफ। तो देखो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर 6% है, 28% है और 15% है यहाँ पर, ठीक? 15% है। तो मैं पहले बड़ी-बड़ी वालियों में सक्सेसिव लगा लूँगा। 28 और 15 कितने हो जाएँगे? 28 15 43 हो जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा। घटाना क्या पड़ेगा? इन दोनों की गुणा और बटे 100 ये मुझे घटाना पड़ेगा यहाँ पर। 28 की और 15 की मैं गुणा करता हूँ। कितना आएगा? 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30, 30 और 12 42 आएगा और बटे में 100 करूँगा तो 4.2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? 4.2 आ जाएगा, तो मैं इसमें से 4.2 घटाऊँगा। 4.2 घटाऊँगा, तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पर? इसमें से इसको घटाता हूँ तो 43 में से 4 जाएगा तो 39 बचेगा, यानी कि ये 38.8 बचेगा यहाँ पर, ठीक? 38.8 बचेगा। अब मैं जो सक्सेसफुल लगाऊँगा वो 6 के साथ लगाऊँगा 38.8 की। तो एक बार इनको जोड़ूँगा पहले पहले तो इसमें 44.8 आ जाएगा पहली बार तो, ठीक? अब इसमें से मुझे घटाना क्या है मुझे? इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर किया है 6 की और 38.8 की गुणा करूँगा और 100 से भाग कर दूँगा। 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा, ठीक? 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा, पॉइंट अभी मेरा यहाँ पर लगेगा, हाथ से लगेंगे 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52 का 2 आ जाएगा और 6 तिया 18, 18 और 5 18 5 23 आ जाएगा। अब जो मेरा पॉइंट लगेगा, मेरा पॉइंट यहाँ लगेगा 2 के बाद, पहले वाले 2 के बाद, क्योंकि नीचे 100 भी है। तो मेरे पास जो आ जाएगा 2.32 आ जाएगा, ठीक? मेरे पास 2.32 आ जाएगा और इस 2.32 को मैं इसमें से घटा दूँगा। 2.32 को मैं इसमें घटा दूँगा, इसको 80 मान करके, ठीक है? कुल मिला के आस-पास ही जाएगा, इतना मैं अगर करता हूँ, तो 44.80 में से मुझे घटाना है 2.32। तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पर मेरा 42.48 बचाएगा। 42.48 के सबसे पास संख्या कौन-सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सबसे
पास में है। 42.47, ये 42.48 आया मेरा। इतना सा थोड़ा सा हल्का सा अंतर आया है। ऑप्शन मेरा यही ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। बहुत कम कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी शख्स से उसकी अपेक्षा, जो मैं करता हूँ और अक्सर करते भी हैं सभी लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योगफल ये दिया हुआ है। इस समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योगफल है, इस त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। इस तरह से त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक, समबाहु त्रिभुज होता है यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये भुजाएं सारी बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। भुजाएं बराबर होंगी तो भाई मान लिया इसकी भुजा ए है, 3a का मान कितना है भाई, तीनों को जोड़ दिया मैंने, 66√3 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि ए का मान जो आ जाएगा 22√3 आ जाएगा यहाँ पर। ए का मान 22√3 आ गया। यहाँ पर ये ऊंचाई जो होती है ना इसकी, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, इसको माध्यिका भी कह सकते हैं। तो ऊंचाई जो होती है यहाँ पर, तो वो होती है √3/2 और इंटू का ए, ये उसकी ऊंचाई होती है। तो √3/2 और ए का मान मैं रख दूंगा 22 गुणा √3। 3 तिया 9, या 3 तिया 9 नहीं होने का, यहाँ पर 3 है ना, तो √3 की जब √3 में गुणा करूँ तो खाली 3 आएगा, और 2 से 11 काटूंगा, 11 तिया 33 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो हाइट है वो 33 है, 33 हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर में। 33 सेमी इसकी हाइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि 2,000 रुपये की राशि है और उस पर 6% ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से। यहाँ पर पी का मान कितना है? पी का मान है 2,000। पी का मान 2,000 है, आर का मान 6% है। टाइम मुझे निकालना है। टाइम मुझे यहाँ से निकालना है 3 फरवरी 2023 से। पहले मुझे देखना है कि 3 फरवरी 2023 जो है ये, तो ये लीप ईयर तो नहीं है। 17 अप्रैल तक का निकालना है मुझे, 17 अप्रैल 2023 का ही। तो 3 फरवरी से, भाई 3 फरवरी से निकालना है ना, तो 3 फरवरी से 2023 में लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 28 दिन होंगे। 3 फरवरी से 28 तारीख तक 25 दिन तो ये हो जाएंगे फरवरी के। मार्च का महीना जो है वो 31 का होता है। अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल का महीना मुझे 17 तक जाना है, मुझे नहीं देखना कितने का है। हालांकि अप्रैल का महीना जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होगा, तो फिर मुझे आगे तक नहीं जाना है, लेकिन मुझे 17 अप्रैल तक देखना है यहाँ पर केवल। 5 और 1 6 और 7 13 हासिल 1, 3 और 1 4 2 5 और 1 6, यानी कि 63। 63 दिन का ब्याज चाहिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, 63 दिन का ब्याज चाहिए। 63 दिन को मैं साल में बदलने के लिए क्या करूँगा, 63/100 कर दूंगा। 63/365 करूंगा, 100 नहीं 365। ठीक है, 365 दिन होंगे इसमें, 63/365 कर दूंगा। किसी चीज़ से कट रहा है क्या ये? 5 या 15 और 5 छंग 3, नहीं कट रहा है ये 3 से, तो एक चीज़ से कट सकता है। 5 और 3, 3 5 यानी कि 6, यानी कि 73 होगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये 73 होगा, 63 नहीं होगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये 73 होगा यहाँ पर ये। इसमें थोड़ी सी मैं जल्दबाजी में गलती करता हूँ। ये 73 हो जाएगा यहाँ पर। 73 दिनों का ब्याज चाहिए मुझे, ना कि 63 दिनों का। 73 दिनों का मुझे ब्याज चाहिए। कितने? 365 दिन टोटल होंगे। 365 टोटल दिन होंगे। 73/365 करूँगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 बार कट जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 1/5, 1/5 वर्ष हो जाएगा। 1/5 वर्ष हो जाएगा। अब मेरे पास टाइम भी आ गया, धनराशि मेरे पास 2,000 आ गई है, 6% और 1/5 वर्ष, बटे आ जाएगा मेरे पास 100। बटे 100 आ जाएगा। 100 से 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएंगे यहाँ पर, और 5 चौक 20, 4 छंग 24, यानी कि 24 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 आदमी हैं, 8 लड़के हैं, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में क्या था? पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐसे सवाल को जो है एलसीएम लेकर के किया था। ठीक है, उसमें एलसीएम लेकर के थोड़ा सा आसान सा बन रहा था। हालांकि जिस हिसाब से मैं इसको करता हूँ, उस हिसाब से उसको भी कर सकता था, लेकिन उसमें थोड़ी सी जगह बची नहीं थी। उसमें थोड़ा सा हल्की सी 2-1 लाइन उसमें फालतू पड़ती। तो लेकिन इस वाले सवाल को एलसीएम से करने से बेटर है कि जैसे मैं अब कर रहा हूँ ऐसे किया जाए। ठीक है, उसमें उसमें क्या होता है एलसीएम वाले में, इसमें सोचना पड़ता है हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आसान तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमने सोच लिया तो। लेकिन सोच नहीं पाते हम, तो हम यहाँ पर हमें सिर्फ कैलकुलेशन करते जानी पड़ती है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस वाले क्वेश्चन को। 6 आदमी हैं, ठीक है, 6 मैन हैं, 8 लड़के हैं। ये किसी काम को करते हैं 10 दिन में, और इसके अलावा 26 मैन हैं और 48 लड़के हैं। ये करते हैं इस काम को 2 दिनों में। ठीक है, ये यहाँ पर गुणा में 2 है यहाँ पर। ठीक, ये मैंने थोड़ी सी जगह बना ली। यहाँ पर ये गुणा में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 के अंदर गुणा 5 छंग 30 आ जाएगा।
5 अट्टे 40 भी आ जाएगा और यहाँ पर 26m और प्लस 48b। हालांकि यहाँ भी कॉमन निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये m इधर आकर घट जाएगा, यहाँ पर 4m बचेगा और 40 उधर जाके घट जाएगा, 8b बचेगा। यानी कि यहाँ पर 2m 4 से कट जाएगा पूरा, m बराबर 2b बचेगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर m की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, m की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और b की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। जब स्थिति ऐसी स्थिति होती है ना बराबर की, तो इनकी जो हम मान होते हैं वो अपोजिट होते हैं। m का मान 2 होगा और b का मान यहाँ पर 1 होगा, ये ठीक। दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई है, हमें यहाँ से टोटल काम मिल जाएगा। टोटल काम या तो मैं यहाँ पर रख लूँ या यहाँ पर रख लूँ, इन मानों को मुझे टोटल मान निकल जाएगा। यानी कि टोटल काम निकल आएगा जो मुझे करना है। टोटल काम कितना था इस वाले कंसेप्ट में, तो यहाँ पर मैं रखूँगा 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 8 ही कम 8 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा है मेरे 10 में, 8 20 यानी कि टोटल काम मेरे पास 200। टोटल काम मेरे पास 200 है। मुझे किनसे कराना है, 10 आदमियों से, 10 आदमी से और 20 लड़कों से। 10 आदमी ये हैं यहाँ पर, 10 आदमी हैं और यहाँ पर 20 लड़के हैं। 10 आदमी हैं और 20 लड़के हैं, तो यहाँ पर मैं इससे करा दूंगा। यहाँ से कराता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 20 और 20 40 हो जाएंगे। 40 से इसको काटूंगा, 4 पंजे 20, यानी कि 5 दिन में काम हो जाएगा वो, ठीक है। 5 दिन में काम हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया इसका करने का, ठीक है। अगर मैं एलसीएम से भी कराना चाहूँ तो एलसीएम से भी देखो मैं करा सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे दिमाग में मेरी चीज़ आ रही है तो मैं जल्दी से कर सकता हूँ। तो 6 मैन हैं और 8 लड़के हैं, वो करते हैं 10 दिन में। इसके अलावा 26 मेल हैं और 48 लड़के हैं, ये करते हैं उस काम को 2 दिन में। यहाँ से मैं इनका एलसीएम ले लूँगा, 10 आ जाएगा। 10 से काटूंगा, 10 ही कम 10 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी सभी की मिल करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर 48 भी है और यहाँ पर 8 भी है, तो क्या मैं इसको 6 से गुणा कर सकता हूँ, इसको 6 से करूँ, इसको 6 से किया है तो इसमें भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे इस वाले में, ठीक है। मुझे इनका तो काम है नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 छंग 36 एम, तो 6 48 भी, 6 48 भी और बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6। इसकी मैं इधर करूँगा, 6 से गुणा 5 से करूँगा, 5 छंग 30 आ जाएगा और 5 दूनी 10 3 13 आ जाएगा और प्लस का इससे 5 से नहीं करनी मुझे, यहाँ पर ये मुझे केवल यहाँ पर ये इससे करनी थी, ठीक। मुझे दूसरी लाइन में नहीं करनी थी ये गुणा, ठीक है। मुझे यहाँ पर 6 से गुणा इसलिए करनी थी ताकि मेरा 6 48 इसके बराबर आ जाए, इससे मुझे नहीं करनी थी गुणा, मैं यहाँ पर इस 5 से करने लगा था, ठीक है। तो मुझे इसको ऐसे ही रखना है, 26m और प्लस का 48b और बराबर का यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस वाले में से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर 10m आ जाएगा, ये 10m आ जाएगा, ये 48 भी कट जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि m की जो एफिशिएंसी है वो 1/10 आ गई, ठीक है। m की 1/10 आ गई, मैं कोई सी भी समीकरण में रख दूंगा और मुझे वो एक मिल जाएगी। मैं पहली में रखता हूँ यहाँ पर, ये 6m 6 गुणा 1/10 रख दूंगा और प्लस का 8 भी है और बराबर का 1 है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर 8b की जो आ जाएगी यहाँ पर, तो 1 माइनस का 6/10 आ जाएगी, यानी कि 4/10 आ जाएगी, यानी कि 4 दूनी 8 1/20 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी वो 1/20 आ जाएगी। जो बॉय की एफिशिएंसी है वो 1/20 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल में क्या बोला है कि 10 आदमी और 20 लड़के, 10 आदमी और 20 लड़के, कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 1 और 1 2 की एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी, 1 और 1 2 की एफिशिएंसी हो जाएगी ना। भाई 10 आदमी से काम कराना, इनकी एफिशिएंसी 1/10 है, 20 लड़कों से कराना 1/20 की इनकी एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, दो टोटल 2 एफिशिएंसी है। काम टोटल कितना है 10, तो 5 दिन में करेंगे ना, 5 दिन में करेंगे। तो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए मैंने, दोनों में से जो सी भी तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे जो पहले वाला बताया था वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। हालाँकि इससे तो कभी-कभी जल्दी आंसर आ सकता है, लेकिन पहला तरीका बेस्ट है। 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना कितना होगा। 50 और 100 के बीच आने वाली, इसमें 50 और 100 के बीच को बोला है, ना कि 50 और 100 दोनों को बोला है। इसमें 50 और 100 को शामिल नहीं करना है, तो मुझे कहाँ क्या ज्ञात करना है, 51 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है सभी का, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, पहली संख्या भी है और अंतिम संख्या भी है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, मैंने बता रखा है, दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं। अगर पहला और अंतिम पद ना दिया हुआ हो तो मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू का d, ये मेरा लगेगा। लेकिन मेरे पास अगर पहला पद और अंतिम पद मौजूद है
तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा सिर्फ a प्लस एल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इतना इनमें अंतर है। ये मैंने पहला फॉर्मूला इसलिए बताया ताकि ये इससे डिफरेंस से हम याद रख सकें इस वाले फॉर्मूले को। इतना ही इसमें चेंज होता है यहाँ पर 2a के बाद से, यानी कि 2a की जगह a रखना है और उसकी जगह केवल l रखना है बाकी की जगह। ये हो गया। यहाँ पर क्या है, इसका मुझे औसत बताना है, संख्या होगा औसत, ठीक है। n का मान कितना हो जाएगा भाई 51, यानी कि ना तो मैंने 50 ली, 50 से 100 तक की 50 संख्याएं हो गई, ना तो मैंने 50 ली और ना मैंने 100 ली, तो मेरे पास 48 संख्याएं हो गई। यहाँ पर 48 संख्याएं हो गई बट्टे 2 आ जाएगा। 48 संख्याएं हो गई बट्टे 2 आ गया। पहला पद क्या है 51 है और अंतिम पद 99 है। ठीक, मुझे इनका औसत चाहिए ना कि इनका योग। औसत चाहिए होगा तो मैं 48 से भाग करूंगा तो 48 से 48 तो कट जाएगा, तो मेरे पास 1/2 बचेगा यहाँ पर। और 91 और 99 को जोड़ूंगा तो 51 और 99 को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 150। 150 आ जाएगा। 150 का आधा करूंगा तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, यानी कि उसका जो औसत है 75 है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75। समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन ये है कि एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इसी तरह से रिपीट कर करके दे रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि इस इतना अच्छा चैप्टर है कि इसमें क्वेश्चन चेंज कर देते, थोड़ा सा चाहे बढ़ा देते इसकी लेवल बढ़ा देते, लेकिन इस सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से दे रहे हैं ये। ठीक है, करते हैं इसको। डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू रखेंगे सबसे पहले। इसके बाद डीएस का मान 37.2 किमी जाने में, ये विपरीत दिशा में जाने में, धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसको ये दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि 37.2 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में अगर वो तय कर रहा है तो उसको 27 मिनट लग रहे हैं, गुणा 60 कर दूंगा तो घंटे लग रहे हैं। पॉइंट से एएससी पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 27 से कुछ कट रहा है क्या? 27 ही कम 27, यानी कि कटता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ से काटूंगा 2 से, 2 तिया 6 कट जाएगा, और 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6 से कट जाएगा यहाँ पर। 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अब कट रहा है क्या? 9 चौक 36। अब भी नहीं कट रहा है यहाँ पर। 3 से काटूंगा यहाँ पर मैं, 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 24 दूनी 248/3 आ जाएगा। 248/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी विपरीत। विपरीत चाल जो आ गई यहाँ पर 248/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार को मैं इसको यहाँ से अभी हटा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है इनका नाव, यहाँ पर दिया हुआ है ये शीतल जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5। ये 8:5 का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। भाई ये अगर 8:5 है तो ये कितना होगा? ये 13 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने बता रखी है, हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ वैसे तो। इसका मान ये है, यानी कि 3 का मान जो है 248/3 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का नहीं बल्कि 13 का मान मुझे निकालना है। तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 का मान हो जाएगा 1348 गुणा 13 बटे, यहाँ से आ जाएगा 3 तिया 9। ये 3 इधर आ जाएगा, 3 तिया 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्पीड आ जाएगी यहाँ पर। दोनों की स्पीड आ गई। बताओ इस तरह की स्पीड आ रही है यहाँ पर, इस तरह के यहाँ सवाल दिए हुए हैं इन्होंने। 79.4 किलोमीटर की धारा की दिशा में और 85.8 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, और ये विपरीत है, ये वाली विपरीत। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? 79.4 बटे 248 आएगा यहाँ पर, 248 और गुणा में ऊपर पहुंच जाएगा 3, और प्लस में क्या करना पड़ेगा? प्लस में ये वाली, ये धारा की दिशा में है 85.8, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर, बटे में आ जाएगा 248 गुणा 13, और 9 ऊपर पहुंच जाएगा 9 यहाँ पर। अब मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो भाई ये इसमें अब यहाँ पर गुणा भाग करनी पड़ेगी, ये आएगा यहाँ पर। आप कर सकते हैं इस गुणा भाग को, इतना सब है नहीं इस प्रैक्टिस सेट में ये गुणा भाग की जाए इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से ये दिए हुए हैं यहाँ पर। भाई प्रथम पद ए हो जाएगा, प्रथम पद ए है 36, और यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम पद एल बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 46 यहाँ पर। अभी मैंने बताया था इनका योगफल, एस एन बराबर क्या बताया था मैंने? n/2 और बताया था 2a n/2 इंटू 2a, सॉरी, ये अगर अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तो a प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अगर अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तो a प्लस एल हो जाएगा। इनका योग कितना है? 574 है। n का मान हमें ज्ञात करना है n/2, और a का मान 36 और यहाँ पर 46 आ जाएगा। ठीक, यानी कि मैं इसको 574 आ जाएगा यहाँ पर,
इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू 18 प्लस 23। ठीक है, 2 से मैंने काट दिए दोनों यहाँ पर, यानी कि 574 बटे लिख सकता हूँ मैं 574 बटे 8 और 3 11, 3 और 1 यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 कम 14, 14 चौका 56, यानी कि 14 आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा 14, n का मान 14 आएगा। इसका मतलब इस श्रेणी में जो है 14 पद है जिनका योग 574 होगा, जिसका प्रथम पद 36 और अंतिम पद 46 है। एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंक औसत 50 है। भाई टोटल तो 50 है यहाँ पर। उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है। जो पास है ना यहाँ पर पास, उनके औसत अंक जो है वो 55 है। ठीक, और जो फेल है उनके औसत अंक है 35। इसके अलावा इनके टोटल अंक जो है टोटल सबके वो 50 हैं। जो औसत अंक है ना वो 50 है यहाँ पर मैं एलिगेशन लगा दूंगा, एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 आएगा और यहाँ पर इसको घटाऊंगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो मैं इसको काटूंगा यहाँ पर 5 या 15, 3 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक, अब मैं आंसर मेरा यहाँ पर दिख रहा है, मुझे एक का दिख रहा है 1:3 में ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। अगर मैं एग्जाम में बैठाऊंगा तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, यार ये मेरा कैसे हो गया ये। ठीक है कि यार ये उल्टा कैसे आ रहा है, इसी में ही समय बीत जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि सवाल में पूछा क्या है। सवाल में पूछा है तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात बताना। यहाँ पर ये जो अनुपात आया ना बच्चों, तो ये अनुपात जो आया है ये छात्रों का अनुपात आया है। 3:1 का जो अनुपात आया है छात्रों का अनुपात है, ना कि अंकों का। ठीक है, अंकों का अनुपात कैसा आएगा भाई, 3 छात्रों को 55% अंक मिले हैं। ठीक है, तो कितने अंक हो जाएंगे, 3 गुणा 55 आ जाएगा यहाँ पर। 55 औसत, 55% नहीं 55 औसत, औसत 55 अंक मिले हैं। ठीक है, प्लस एक छात्र को 35 के औसत से अंक मिले हैं, तो 35 अंक मिले हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ूंगा इसको मैं, 3 पंजे 15 का 5 आएगा और 3 पंजे, ये जोड़ना नहीं है, इसका अनुपात याद करना है यहाँ पर। ठीक है, इनका अनुपात तो पूछा ये है यार, योग नहीं पूछा, अनुपात पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 116, 165 आ जाएगा और यहाँ पर 35 आ जाएगा यहाँ पर केवल। ठीक है, इसको 5 से काट लूंगा मैं, 5 से काटूंगा तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कि 33:7 आएगा इसका। यानी कि अंकों का जो अनुपात है वो 33:7 के अनुपात में है। ठीक, और ये 3:1 का जो अनुपात था ये छात्रों का अनुपात था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि 34, 60, 24 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 24, 25, 24, 35 और शेषफल 254 प्राप्त होता है। भाजक क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है अगर ये भाज्य भाजक भागफल दिए हो तो। भाज्य क्या होती है, भाज्य वो होता है जो संख्या होती है, संख्या को भाज्य बोलते हैं। 64, 60, 24, 34, 60, 24 ये मेरी भाज्य हो जाएगी, और भाजक जिससे मैं भाग करूंगा, भाग किससे करूंगा, तो मुझे भाजक तो मुझे ज्ञात करना है, तो भाजक को मैं n ले लूंगा यहाँ पर। और भागफल मेरा कितना है, भागफल आया मेरा 2435। ठीक, और शेषफल कितना है, शेषफल आया 254। 254 को इधर से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो भी मेरा यहाँ पर कितना बचेगा, 7 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 34, 57 और 70, ये मेरे पास टोटल बच जाएगा यहाँ पर। और मुझे भाग करनी पड़ेगी इससे यहाँ पर 2435 से। ठीक, 2435 से मुझे ये भाग करनी पड़ेगी, इसको मैं भाग कर लूंगा, भाग करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इसको भाग, यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा कर करके भाग कर सकते हैं यहाँ पर। सवाल दिया हुआ है कि 50 जो है, 50 का 60%, 35 के 4/5 से कितना अधिक है। 50 का 60%, 50 का 60% कितना होगा, 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। 5 से 5 कट जाएगा तो 30 बचेगा यहाँ पर। और 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, ये 28 लिख सकता हूँ इसको। तो कितना अधिक है भाई, इससे 2 ही तो अधिक है, बस ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका, आसान। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पाइप ए और बी, ये ए और बी है, ये यहाँ पर एक खाली टंकी को क्रम से 86 और 43 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों भरने वाले पाइप है यहाँ पर। ठीक, दोनों भरने वाले पाइप है। इसमें बोला है कि पाइप ए जो है, जो पाइप ए है ये किसी टंकी को भरता है 86 मिनट में। एक पाइप बी है, ये भरता है उस टंकी को 43 मिनट में। ठीक, इनकी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 86 आ जाएगा इनका। इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 86 कम 86 और 43 दूनी 86, यानी कि इनकी इफिशियंसी आ गई 1 और 2। अब
इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, यूनिट अगर लीटर में है तो 1 लीटर भर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, ये मतलब हो गया इसका। अब पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जा रहा है। अब एक साथ खोला गया, पहले तो इनको एक साथ खोला गया, हमें नहीं पता कितने समय तक खोला गया, यही हमें ज्ञात करना है बस, कि कितने समय के लिए खोला गया था। कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में भर जाए। तो सवाल में ये बोला है कि एक साथ खोलने के बाद बी ए को बंद कर देना चाहिए और बी अपना चलता रहेगा अकेला, तो 42 मिनट में बढ़ जानी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो निकल रहा है कि बी अकेले काम किया है लास्ट तक बी ने। तो बी ने जो है 42 मिनट में टंकी भरी जा रही है, तो 42 मिनट तक भरी जा रही है, तो बी ने कितना काम किया होगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। यानी कि अगर बी 2 लीटर भर रहा है तो 42 मिनट में कितना भरा होगा उसने? 42 दूनी 84, यानी कि इसने 84 लीटर भर दिया होगा। अगर 86 लीटर की टंकी है तो उसने 84 लीटर भर दिया होगा बी ने। तो शेष कितना बचा होगा? शेष 2 बच रहा है यहाँ पर। ये जो शेष 2 बच रहा है ना, ये तब का काम हुआ है जब ए और बी को दोनों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है? तो उस समय ए भी तो काम कर रहा था और बी भी काम कर रहा था। बी का मैंने काम 84 अलग निकाल दिया, तो ए का काम बचा है ये केवल। ए का काम बचा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 1, यानी ये ए जो है उस टंकी को, यानी कि जो काम ए और बी ने एक साथ किया था उनमें से ए ने 2 काम मतलब 2 मिनट तक काम किया है। ये आ जाएगा ना यहाँ पर 2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, कि ए को जो है 2 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि बचा हुआ जो 84 काम है वो 42 मिनट में बी कर देगा। ठीक? अगला क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 41-82 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है भाई, 23 अनुपात 28 के रूप में, तो सारी लड़कियां और लड़के हैं यहाँ पर। टोटल कितने हैं? 8 3 11 और ये 51 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि 51 टोटल है और 51 किसके बराबर है? 41-82 के बराबर है 51। क्या पूछा है? विद्यालय में लड़कों की संख्या। लड़के कौन से हैं? लड़के ये वाले हैं और लड़कियां ये वाली हैं। यही तो रेशियो था इसमें लड़कों और लड़कियों का। तो मुझे 23 का मान ज्ञात करना। 23 का मान मैं ज्ञात करूंगा और बटे में कर दूंगा 51 यहाँ पर। बटे में 51 कर दूंगा। 51 से कितनी बार जा सकता है? 5 8 एकम 8 8 पंजे 40। ठीक है, 8 बार चला जाएगा यहाँ से। 51 अट्ठे 51 अट्ठे 8 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 51 अट्ठे 8 एकम 8 8 पंजे 40। 408 आ जाएगा, बचेंगे 10 और 102 बचेगा, यानी कि 51 दूनी 102, यानी कि 82 बार चला जाएगा। 82 की और 23 की मैं गुणा करूंगा यहाँ पर। 82 की और 23 की अगर मैं गुणा करता हूँ 2 तिया 6 आएगा, लास्ट में 6 होना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं इसको। का मान ज्ञात करना है किसके बराबर होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार आ रहा है लेकिन मैं बार बार कराऊंगा इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बना लोगे अगर ये चीज समझ में आ गई तो। यहाँ पर तो यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से 10 प्लस 2, और इस तरह से दिया हुआ है √6 माइनस का √15 और माइनस का √10। ये चीज तो यहाँ पर दी हुई है। मुझे इसमें ये देखना है कि मैं इनके सभी के ऐसे टुकड़े बनाऊं। ये तो मैं थोड़ी सी डीपली बात बता रहा हूँ, इतना हमें करना नहीं पड़ता है वैसे, लेकिन अगर करना पड़ेगा तो कर लेंगे। यहाँ पर दो इसके मैं ऐसे टुकड़े करूँ इनके सबको, ये जोड़ने पर मुझे 10 आ जाए, मुझे 10 मिल जाए जोड़ने पर। ठीक है, इतना करना होता है लेकिन इतना हमें करना नहीं है। यहाँ पर 2 गुणा 3 कर सकता हूँ इसको, इसके अलावा 3 गुणा 5 कर सकता हूँ, और 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके 5 गुणा 2, ये कर सकता हूँ। ठीक है, सभी मिल गए। 2 3 5 और 5 और 5 10। ठीक है, 10 भी आ रहा है जोड़ करके यहाँ पर। यहाँ पर बाहर 2 भी निकल रहा है, तो इसका मतलब मुझे अब इसमें केवल एक काम करना पड़ेगा। ये मुझे 2 भी मिल गया यहाँ पर और जोड़कर 10 भी मिल रहा है। केवल मुझे जो यहाँ पर चिन्ह है ये माइनस माइनस है यहाँ पर, और ये प्लस की आंसर किस तरह से आएगा मुझे सिर्फ ये देखना है, और यही इसमें देखना होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको। देखो ये जो फ़ॉर्मूला बनता है ना, a प्लस बी प्लस सी, इसके होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला बनता है यहाँ पर ये। इसके होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला बनता है और उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन प्लस का 2ab bc 2ab 2bc प्लस 2ca, इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पर मैं केवल लास्ट के वो लिख रहा हूँ, बीच वाला नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो ये आएगा ना, केवल मुझे इससे पहचानना है 2ab bc और प्लस का ca, इससे पहचानना है मुझे केवल। तो हम देखो चिन्ह को कैसे पहचानेंगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस रख दूं, देखो यहाँ पर अबे यहाँ पर तो प्लस प्लस रख देता हूँ मैं। अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी है तो इसका मतलब ये सभी प्लस के होंगे। यहाँ पर प्लस के होंगे,
तो ये माइनस माइनस है यहाँ पर दोनों में, ये यहाँ पर तो हमें देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के होते तो इसका मतलब ये भी प्लस प्लस के होते सभी यहाँ पर, ये ठीक। ये बात समझ में आ गई। अगर अब ए प्लस बी प्लस सी माइनस में नहीं है, अब मैं रख देता हूँ यहाँ पर ए माइनस का बी और माइनस का सी, ठीक। अब मैं इस तरह से रख सकते हो, तो सारे तरीके बता रहा हूँ मैं, इसमें समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन समझा रहा हूँ मैं इसमें। इसमें अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कर दूं यहाँ पर, तो अब जो मेरे निशान आएंगे वो कैसे आएंगे, अब यहाँ पर भी माइनस का आएगा, ये वाला ए की और बी की गुणा करूंगा, तो ये दो मेरा बाहर है ही। यहाँ पर ये भी माइनस का आएगा, यहाँ पर ए भी आ जाएगा माइनस का, उसके बाद ये प्लस का आ जाएगा बी सी, यानी कि अगला प्लस का आ जाएगा, और सी ये जो हो जाएगा ये उल्टा, ये भी मेरा माइनस का आएगा। तो इस तरह से निशान आएंगे माइनस के, ठीक। दूसरी बात, अगर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहला माइनस का, पहला प्लस का और दूसरा माइनस का रखता हूँ। अब अगर मैं रखता हूँ, अब क्या आएगा मेरा, दो तो मेरा यहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब जो मेरा आएगा, तो पहला वाला प्लस का हो जाएगा, उसके बाद फिर माइनस का आएगा ऐसी, और फिर से माइनस का आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों माइनस माइनस के आ रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस के भी, तो इसका मतलब मेरा ये बन रहा होगा कहीं ना कहीं मेरा ये बन रहा होगा। और यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर करा है मैंने, और ये वर्गमूल चढ़ा हुआ है, तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब जो बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस का तब बनेगा जब मेरे यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस आएंगे, तभी मेरे यहाँ पर दोनों माइनस माइनस के आएंगे, और दोनों माइनस के आने, तो इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रख दूं ए माइनस का बी और प्लस का सी रख दूं आपके, ठीक है, यही तो रह गया था, ठीक है। अगर मैं इस तरह से रख दूं, तो पहला क्या होगा, पहला तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, पहला माइनस में आ जाएगा ए बी, दूसरा प्लस में आएगा ए सी, और तीसरा भी यहाँ पर प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ए बी न, यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये पहला माइनस में आ गया, दूसरा भी माइनस में आ जाएगा बी सी, और तीसरा आएगा प्लस का सी, ठीक है। इस तरह से बनते हैं ये। तो मैं यहाँ से पहचान सकता हूँ कि मुझे ये निशान कहाँ पर चेंज करने हैं, तो मुझे समझ में आ गई हो कि मुझे कहाँ निशान चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, अगर ये दोनों माइनस में आए हैं, तो इसका मतलब पहला वाला प्लस का होगा, दूसरा वाला माइनस का होगा, तभी ये दोनों माइनस माइनस में आए होंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य ज्ञात करना, पिछले शहर में भी क्वेश्चन था इस तरह का। तो यहाँ पर एक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स के मान दिए हुए हैं 10, 15, पी, 25 और 35, ठीक। यहाँ पर ये बारंबारता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 10, 25 और 7 और 5, ठीक। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 या 30 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 25 पी आ जाएगा, 25 सत्ते 175 आ जाएगा, और 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये 17 ही आ रहा है, यहाँ पर 5 पंजे 25 का 5 और 5 तिया 15 17, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ठीक है, 175 ही आ रहे हैं दोनों ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए इस वाली एफ एक्स को जोड़ेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13 और 25 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा, 38 और 7 हो जाएगा 45, और 5 50 हो जाएगा। यहाँ पर ये 50 आ गया, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये 25 भी तो यहाँ पर है, इसको भी बाद में जोड़ेंगे हम, ये 180 यहाँ पर ही हो जाएगा ये, ठीक, 180 यहाँ पर हो जाएगा, और 75 दूनी 150 और 200 ये रहो, यानी कि 350 यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ठीक है। 350 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13 का 3, 3 और 1 4 1 5, 530 आ जाएगा, 530 और 25 ये भी जुड़ेगा, 25 भी यहाँ पर, ठीक, 25 भी जोड़ दूंगा यहाँ पर मैं, ये 25 भी आ जाएगा, ठीक है, 25 भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका माध्य दिया हुआ है 20.6, तो माध्य क्या होता है, माध्य टोटल जो जोड़ा है मैंने ये, और इसके बटे में रखना पड़ेगा मुझे इसका फ्रीक्वेंसी का मान, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, बराबर कितना है यहाँ पर 20.6, 20.6, इसकी मैं इधर गुणा करता हूँ 50 की इधर, तो ये हो जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट से जीरो तक खत्म हो जाएगा, तो 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 1030 आएगा, 1030 में से 530 घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से घटा लूंगा, यहाँ पर 0 0 500 बचेगा यहाँ पर, और इधर बच रहा है मेरा 25 पी, ठीक है। 25 से इसको काट दूंगा तो 25 दूनी 50 आ जाएगा, इसका मतलब सवाल में पूछा था पी का मान, तो पी का मान 20 आ जाएगा, पी का मान 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कृष्ण ने 25,000 की राशि को
दो भागों में निवेशित किया, उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज मिलता है और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 2 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है ये, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है उसमें और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है। 25,000 की राशि थी, दोनों को अलग-अलग निवेश किया था उसने, ठीक। देखो 25,000 रुपए थे यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसका काम मुझे पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो 25,000 रुपए दिए हुए हैं, 2 भाग है, उसे पहले भाग पर 11%, पहले भाग यानी कि पहले भाग को उसने एसआई पर निवेशित किया था, 11% की दर थी, ठीक। ये बात आ गई समझ में। दूसरा भाग जो था वो एसआई का होगा, सीआई का होगा, सीआई पर उसने 10% के रूप में निवेश किया था, ठीक। और उसके 2 वर्ष के बाद ये ब्याज मिला था 5370। भाई 2 वर्ष के बाद एसआई से अगर एसआई है, एसआई में 11% की दर है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 22% मिलेगा 2 वर्ष में, ठीक। और 2 वर्ष में सीआई कितना मिलेगा? और सीआई में सक्सेसिव लगाते हैं, तो सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 21 होता है 10% का, ठीक है। सक्सेसिव जो था वो 21% होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 21 प्लस 1, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 21% प्लस 1% में लिख सकता हूँ, और 21% यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये जो 21% है ना, तो 21% यहाँ पर भी आया है। जो ब्याज सीआई में 21% मिला है मुझे, तो 21% मुझे एसआई का भी मिला है यहाँ पर। और टोटल कितना मिला है? टोटल मिला है बच्चे यहाँ पर, ये टोटल मिला है 5370 मिला है, ठीक है। 5370 मिला है और यहाँ पर 21% दोनों तरफ मिला है। तो 25,000 को मैं अगर 21% निकालता हूँ, 25,000 का 25,000 का 21% अगर मैं निकालता हूँ, तो 2 सिफर खत्म हो जाएंगे और 25 कम 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 5250 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि 21% जो है 5250 रुपये है, यानी कि 5250 रुपये मुझे दोनों तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। 5250 रुपये यहाँ पर मिल गए, 5250 रुपये। जो 1% है ये एक्स्ट्रा है, 1% एक्स्ट्रा है किसमें? 5370 में। 5370 टोटल मिले थे, तो यहाँ से इसको अगर मैं घटाता हूँ तो ये 120 आएगा, ठीक है। 120 यानी कि 1% का मान जो है वो 120 है यहाँ पर। 1% का मान 120 है यहाँ पर जो बच रहा है, तो 1% का मान तो हो गया 120। तो मुझे 100% का मान निकालना है। 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 12,000, ठीक है। 100% का मान आ जाएगा 12,000। तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि 12,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। और अगर पूछे कि सीआई पर, तो सीआई पर 13,000 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 25,000 रुपये है, तो सीआई पर 13,000 रुपये लगाए थे। समझ में आ गया वो क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि इस तरह से निम्न पाई चार्ट दिया हुआ है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण बताना बताना है। यानी कि संवर्धन लागत कौन सी है? संवर्धन लागत है ये वाली, इसके अनुरूप बताना है। इसका मतलब 5% का मान बताना है। 100% का मान हमारे पास है, 100% का मान कितना है? 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। 5% का मान बताऊंगा तो 5 की गुणा करूंगा और 100 को बटे में रख दूंगा। 5 दूनी एक सिफर कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 18 डिग्री आ, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा ये वाला, 5 दूनी 10 और ये 18 से काटूंगा इसका, आज 36 को काटूंगा 2 से, तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। भाई पुस्तक है, पुस्तक का मूल्य जो है लागत मूल्य अगर मैं सीपी मान लूँ पुस्तक का 100, तो एमपी कितना हो जाएगा इसका? मार्क प्राइस हो जाएगा इसका 120, ठीक। और यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है, यानी कि 120 का मान जो है वो 160 है, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोगी किए गए कागज की लागत बतानी है। तो यहाँ पर लागत कितनी हो जाएगी? पहली बात तो लागत कितनी होनी चाहिए भाई? 120 का मान 160 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा 120 बटे में 120, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा? 160 गुणा 100 बटे 120। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत। कागज की लागत कितनी है? 30% है यहाँ पर ये कागज की लागत। इसका 30% निकाल दूंगा मैं। इसका 30% निकालूंगा तो 3/10 कर दूंगा, ठीक है। एक सीपर कट जाएगा ऊपर से और ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये रुपये 40 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 40 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि रुपये 80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है इसमें।
तो यहाँ पर परिवहन लागत की राशि कितनी है? आज परिवहन लागत ये देखना हमें यहाँ पर कितना परसेंट है, ये है 5% यहाँ पर, ठीक है। 5% है परिवहन लागत, यानी कि मुझे ये दिख रहा है कि 5% का मान जो है, 5% का मान 80,500 है, ठीक है। 80,500 है तो 100% का मान निकाल सकता हूँ यहाँ पर मैं। 100% का मान निकल जाएगा 80,500 गुणा 100/5, ठीक है। ये निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 80, 500 और गुणा 20, ये ले लूँगा मैं भी केवल, ठीक। अब आगे बोला है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? देखो, ये टोटल लागत कीमत तो ये हो गई, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर टोटल लागत आ गई, यहाँ पर यानी कि टोटल सीपी तो मेरे पास आ गया 80, 500 गुणा 20 यहाँ पर, ठीक। आगे बोला है कि 25% का लाभ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये 25% का लाभ दिया है कि 25% का लाभ होना चाहिए पूरे पर उसको। तो 25% एसपी मेरा कितना होना चाहिए? एसपी हो जाएगा मेरा यहाँ पर 80, 500 और गुणा 20 और गुणा कितना लाभ कमाना है? 25% का, यानी 25 चौका 100, 5/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यानी कि ये मेरा लाभ आ गया टोटल, मतलब मेरा ये टोटल यहाँ पर लाभ आ गया ये। तो एक पुस्तक की बिक्री कीमत, यानी कि टोटल बिक्री कीमत आ गई यहाँ पर ये जो 5200 पुस्तकों की बिक्री कीमत आ गई, क्योंकि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया है उसने यहाँ पर ये। तो 5200 प्रतियों का विक्रय मूल्य आ गया। मुझे सिर्फ एक का चाहिए, तो मैं इसको 5200 से भाग करूंगा। 5200 से इसको मैं भाग करूंगा यहाँ पर। अब 5200 से भाग करूंगा, 2 सिफर मेरे कट ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर 4 पंजे 20 भी कट रहा है, तो मेरे पास कितना बचेगा? 80, 805 और गुणा 25 बच रहा है, गुणा 25 बटे नीचे बच रहा है 52, नीचे बच रहा है 52 यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये सोल्व करना है बस अब मुझे इसकी गुणा करनी पड़ेगी, इसकी गुणा भाग कर लूंगा मैं, आंसर आ जाएगा, कर सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ से कर लूंगा, 100% आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आगे करना है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया करना कैसे है, ठीक है। आगे यहाँ पर ये है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रा लागत से कितने प्रतिशत कम है? पुस्तक की रॉयल्टी कहाँ है? रॉयल्टी 20% है और मुद्रा लागत कितनी है? 25% है। तो 20% जो है 25% से कितना कम है, ठीक है। ये बताना है। यहाँ से मैं रेशियो लूंगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 ही आ जाएगा इनका रेशियो। तो कितना कम है? एक कम है, किससे कम है? 5 से कम है, तो गुणा कर दूंगा 100, 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा इसका, ठीक है। 20% आ जाएगा इसका। अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का 667 लीटर है और तीसरी गुणवत्ता का दूध 725 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को मिलाया बिना मिलाए भरा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनका 609, एक तो 609 है, 667 है और यहाँ पर एक है 725। अगर इनका मैं एचसीएफ ज्ञात कर लूँ, एचसीएफ अगर मैं निकाल लूँ, तो एचसीएफ निकालने से मुझे ये पता लग जाएगा कि वो जो एचसीएफ आएगा वो एक ऐसी बोतल होगी जो इन सबको माप देगी, ठीक है। सबको माप देगी इन्हें, वो ऐसी एक बोतल होगी। तो इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ? देखो, मैंने 667 आया था, 667 शायद अभी इस प्रैक्टिस सेट में था या पिछले प्रैक्टिस सेट में था, तो मैंने 667 का निकालना बताया था। 667 का मैंने क्या 2 टुकड़े करने बताए थे, ठीक है। तो उसमें एक तो 23 था और एक 29 था उसमें, ठीक है। ये शायद ये थे 29, 27 ठहगी, यही थे दोनों। 2 दूनी 4, हाँ यही था, ठीक। तो यहाँ पर 29 और 23, यानी कि 29, यानी कि यहाँ पर मैं 29 दूनी 58 करूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका एचसीएफ 29 है। देखो यहाँ पर मैंने पहचान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ये थोड़ा सा फायदा होता है। 667 को मैं अगर 29 और 23 से गुणा करूंगा तो 667 आएगा, और 29 यहाँ पर वो है, 23 तो होगा नहीं क्योंकि 23 से ये नहीं कट रही है, लेकिन 29 से कट रही है। अगर 29 से ये कट रही है तो 29 से ये भी कट रही होगी, ठीक है। 29 से ये भी कट रही होगी, तो 29 मेरे पास इनका एचसीएफ आ जाएगा। 29 मेरे पास इनका एचसीएफ आ जाएगा। अब अगर 29 मेरे पास एचसीएफ आ गया तो 29 एक ऐसी बोतल है, 29 लीटर की ऐसी बोतल है जो इनको माप देगी, क्योंकि ये सब सबसे काट रहा है यहाँ पर, ठीक। मुझे बतानी है समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या। तो वो कैसे मिलेगी भाई? 609 का लीटर को दूध को 29 लीटर की मापेगी, तो कितने लीटर की बोतलें बनेगी? 29 से भाग करूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। 29 से भाग करूंगा तो 29 दूनी 58 और 29 का 29, 21 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा 67 को भाग करूंगा 667 को तो 23 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी अभी आया था 29 और 23 का आया था यहाँ पर, तो 23 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। प्लस 725 को अगर 29 से भाग करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर? ये
ये आ जाएगा यहाँ पर 29 दूनी 58, तो 2 बार तो जाएगा ही जाएगा ये, 29 दूनी 58 आ जाएगा, बचेंगे कितना यहाँ पर 4, और एक यहाँ पर बचेगा 29 कहाँ पर है, 29 दूनी 58, 12, 4 यानी कि 1 बचेगा, 14 बचेगा, आगे बचेगा 45, यहाँ पर 145 आ जाएगा। इसको मैं किससे काटूँ, 5 से अगर काट के देखता हूँ तो 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा कुल मिला के यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ये मेरे सब कट गए, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि 29 लीटर की बोतल तो वो थी जो सबको माप रही थी। मुझे टोटल संख्या बतानी है इनकी, तो 609 लीटर को 29 की मापेगी तो कितनी बोतलें बनेंगी, 21 बनेंगी, इसकी 23 बनेंगी, इसकी 25 बनेगी, टोटल जोड़ दूंगा कितनी बनेंगी, कितनी बनेंगी ये बनेंगी यहाँ पर 3 और 1 4 और 5 9 यानी कि 69 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है 69। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे ही 29 आ गया था ना मेरा यहाँ पर एचसीएफ को ये आंसर कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, देखना है सवाल में पूछा क्या है। सवाल में खाली ये पूछता है कि ऐसी एक समान आकार की ऐसी बोतल बताओ जो सभी को माप दे। इस तरह से होता तो फिर मेरा 29 ही मेरा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये है कि अपनी चाल की 6/7 की चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। 20 मिनट देरी से पहुंचती है, मैंने इसका बताया था 6/7 है और यहाँ पर 20 मिनट है। इन दोनों की गुणा करो, 120 आ गया और इनका अंतर से भाग कर दो, तो यानी कि 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक तो तरीका डायरेक्टली ये है यहाँ पर, ठीक। दूसरा तरीका क्या बताना है मुझे, यहाँ पर स्पीड 7 थी, लेकिन मैं इनको ही फ़ॉलो करने के लिए बोलूँगा, जो अब मैं अब बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे जो है ना कांसेप्ट मज़बूत होते हैं। ये ट्रिक तो जो है ना ये कभी भूल भूल जाते हैं, ये काम ऐसे आते नहीं है, अगर सवाल थोड़ा-सा घूम जाए, तो ये ट्रिक काम नहीं आती है फिर ये ऐसी। तो यहाँ पर देखो 7 पहले उसकी चाल 7 थी, बाद में उसने 6 कर दी थी, कुल मिला के उसने चाल अपनी घटा दी थी। चाल उसकी ये थी तो इस टाइम जो है इसका अपोज़िट हो गया होगा, टाइम अपोज़िट हो जाएगा 7, 6 और 7 हो जाएगा, यानी कि अब उसको जो है 6 मिनट लग रही थी पहले और अब उसको 7 मिनट लग रही है। तो इसका मतलब 1 मिनट अधिक लग रही है उसको, और यहाँ पर दे दिया है कि 20 मिनट अधिक लग रही है। तो 1 का मान 20 हो जाएगा, 1 का मान 20 हो जाएगा तो मैं मिनट से गुणा करूँगा 120, यानी कि पहले उसको 120 मिनट लग रही थी और 2 सत्ते 14, ये 140, यानी कि पहले उसको 120 मिनट लग रही थी और अब उसको 140। अब पूछा है कि इसमें सामान्य समय क्या है? सामान्य समय ये वाला है जो उसकी सामान्य चाल थी, ये बाद की चाल है। सामान्य समय में उसको क्या लग रहा है, 120 मिनट लग रही है, जो कि 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 588 मीटर लंबे, 50 मीटर चौड़े। 588 मीटर का तो लंबाई है और 50 मीटर की चौड़ाई है। एक आयताकार खेत है और 30 मीटर, एक आयताकार खेत में ये 30 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टांगा खोदा जाता है, यानी गड्ढा खोदा जाता है एक। यानी कि सवाल में बोला है कि एक आयताकार खेत है इस तरह से, ठीक। आयताकार खेत हो गया ये। इस खेत में इसकी लंबाई 588 मीटर है और चौड़ाई जो है इसकी 50 मीटर है, ठीक। इसमें क्या किया है, इसमें 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। इसमें ये 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, ये 30 मीटर की लंबाई ये है और 20 मीटर का ये है। एक गड्ढा खोदा गया है और इसकी जो गहराई है वो 12 मीटर है, ठीक है, गहराई 12 मीटर है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में फैला दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर फैला दिया जाता है, इस तरह से यहाँ पर इसको फैला दिया जाता है। तो इससे खेत को बढ़ी हुई ऊँचाई होगी, यानी कि खेत की बढ़ी हुई ऊँचाई कितनी होगी? ये थोड़ा सवाल में मिसस्पेल्ड है इसमें, तो इसमें पूछा है कि जो खेत में जो बढ़ी हुई ऊँचाई है, वो कितनी हो जाएगी? तो बच्चों, कुल मिला के हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करना पड़ता है कि इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है और वो यहाँ फैला दी गई है। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है जहाँ पर ये फैलाई गई है मिट्टी, तो इसका बचे हुए का जो आयतन होगा, मैं क्षेत्रफल कह रहा हूँ, इसका जो बचा हुआ आयतन होगा ना इसका, एक तो क्षेत्रफल ये है यहाँ पर, एक क्षेत्रफल मुझे यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसके बीच में जो क्षेत्रफल है, ये आयतन है इसके बीच में, तो इसके बीच में जो आयतन है वो मिट्टी के आयतन के बराबर होगा जो वहाँ पर फैलाई गई है। इस चीज़ को हमें फ़ॉलो करना पड़ता है इस वाले सवाल में। अगर ये हमने पकड़ लिया तो फिर हम इसको आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वो हमें कैसे मिलेगा बचा हुआ? बचा हुआ कैसे मिलेगा? पहले मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि मुझे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 588, 588 गुणा 50 आ जाएगा बड़े वाले का। इसमें से मैं इसको अगर निकाल दूंगा, ये जो छोटा वाला है जो गड्ढा खोदा गया था, इसके क्षेत्रफल को निकाल दूंगा यहाँ से। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणा 30, यानी कि 600 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 600 हो जाएगा, यहाँ से मैं 50 कॉमन ले सकता हूँ। 50 मेरा कॉमन आ जाएगा, मेरा 588 बचेगा यहाँ से। 588 माइनस का कितना आएगा, यहाँ से 50 का आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 आ जाएगा और इसमें से मैं 12 घटाऊंगा 50 में से, 588 में से, तो मेरा बचेगा ये 500, ये मेरा बचेगा यहाँ से 576, ठीक है, 576 बचेगा। इसकी मैं गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए और।
ठीक है, तो ये मेरा इसका बचा हुआ क्षेत्रफल हो गया, इसका बचा हुआ क्षेत्रफल आ गया, जो क्षेत्र बाकी का बचा हुआ है, ठीक। लेकिन मेरा जो आयतन होगा ना, ये इसका जो आयतन होगा इस मिट्टी का आयतन के बराबर होगा, तो मिट्टी का आयतन मैं निकाल दूंगा। मिट्टी का आयतन मुझे निकालना पड़ेगा। मिट्टी का आयतन कैसे कैसे निकलेगा मेरा भाई? 30 मीटर की तो चौड़ाई थी और 30 मीटर की लंबाई थी, 20 मीटर की चौड़ाई थी, और लंबाई इसकी गहराई भी तो दे रखी थी। गहराई दी हुई थी 12 मीटर की। तो यहाँ से मैं मिट्टी का आयतन निकाल सकता हूँ। मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई इसकी, जिस जिस जितने गड्ढे में से निकाली गई है वो। तो इसकी मिट्टी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। मिट्टी का मेरे पास आयतन आ जाएगा कितना? यहाँ से 30, 600 गुणा 12, 12 से 72, 720 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 72 ये आ जाएगा यहाँ पर 7200, ठीक है। 2 सिफर है, ठीक है इसमें। तो 7200 आ गया किसका? मिट्टी का। मिट्टी का आयतन आ गया यहाँ पर। अब मिट्टी का जो आयतन होगा किसके बराबर होगा? इसके जो बचा हुआ क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल बचा हुआ है इसके आयतन के बराबर होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल है तो मुझे इसकी आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन निकालने के लिए मैं किसकी ऊंचाई से गुणा करूंगा यहाँ पर। मुझे इसकी हाइट और चाहिए होगी, ठीक है। हाइट और चाहिए होगी, और यही वो हाइट है जो खेत का बड़ी हुई ऊंचाई है। इस वाले खेत में तो बड़ा है ये, क्योंकि यहाँ से तो निकाल दिया गया है, यहाँ से इसी में ही बड़ा है वो, इतने में घेरे में, इतने घेरे में वो बड़ा है ऊपर को, तो इसी का तो मुझे आयतन चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 7200 और बराबर 50 गुणा 576 गुणा एच, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से मुझे एच का मान निकल जाएगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, वरना इतनी आसानी से ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं ये, ठीक है। इसको हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा नहीं की थी। देखो अब यहाँ से ये जीरो कट जाएगा मेरा, यहाँ से एक जीरो कट रहा है यहाँ पर, 5 से भी कट रहा है यहाँ पर, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, और बचेंगे यहाँ पर 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 144 बचा, और यहाँ पर 576 आ जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा नहीं की थी। गुणा करके मैं अपना समय खराब करता, ठीक है। इसीलिए लास्ट में गुणा करनी चाहिए। थोड़ी-थोड़ी कर सकते हैं, जितनी मैंने यहाँ की थी इतनी एक अपने विवेक के अनुसार गुणा कर सकते हैं, कुल मिला के ये है। अब यहाँ पर h का मान क्या जाएगा? अभी और मैं इसको 4 से 4 से कट रहा, दोनों 4 तरफ 4 से काट दूँगा मैं, यहाँ पर यहाँ गुणा h भी है, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ पर आ जाएगा 4 छंग 24, और ये आ जाएगा 4 एकम 4 आ जाएगा, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 यहाँ पर। यहाँ पर 8 से कट जाएगा अभी ये, 8 से कट जाएगा, 8 नहीं, 8 चौक 32, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 9 एकम 9, और 9 छंग 54, 9 छंग 54 आ जाएगा, यानी कि 1/, कुल मिला के एच का मान 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा, यानी कि 0.25 आ जाएगा, 0.25 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 0.25 मीटर। मेरा यहाँ पर 0.25 मीटर आ रहा था, 0.25 मीटर तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो 0.25 मीटर, ओहो ये सेंटीमीटर दिया हुआ है देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो 0.25 मीटर को मैं 25 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। 25 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि मीटर को मैं जब 100 सेमी बनाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 25 सेमी बनेगा। तो यहाँ पर देखो कितना बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने, तो इसका भी ध्यान रखना है। 25 सेमी आ जाएगा मेरा, ये सब मीटर में है यहाँ पर ये, और ये सेंटीमीटर में इकलौता, तो यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर मीटर रखना था तो 0.25 मीटर रखते हैं यहाँ पर ये, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पास जो है 10,000 की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% की हानि पर आरव को वापस भेज देता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि आरव जो है, आरव के पास जो है, आरव के पास 100 रुपए की एक घड़ी थी। अभी मैं 10,000 ना मान करके 100 रुपए मान रहा हूँ कि उसके पास 100 रुपए की एक घड़ी थी आरव के पास। आरव बेच देता है भाविन को। भाविन को कितने रुपए बेच रहा है? इसको बेच देता है 15% के लाभ पर 115 रुपए में। अब भाविन क्या करता है? भाविन इसे वापस बेचता है 15% की हानि पर। 15% की हानि का मतलब होगा 17/20, ठीक है। फ्रैक्शन काट दूंगा मैं यहाँ से, 17/20 आ जाएगा यहाँ पर, 17/20। इसको मैं इससे जब कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट करने पर इसको 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, ये 23 बार कटेगा, और 17 × 51, 17 × 51, 17 दूनी 34, यानी कि 391, 391/4 आ जाएगा। 391/4 को जब मैं 4 से भाग करूँगा इसको, 391 को, तो ये आएगा वापस से यहाँ पर मेरा 4 नम 36, और 4 सत्ते 28, बचेंगे 3 यहाँ पर, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, यानी कि 97.75 रुपए में वापस भेज देगा इसको ये। यानी कि इसने क्या किया था, इसने 115 रुपए में लेकर वापस इसको भेज दिया। सवाल में देखते हैं सवाल में क्या पूछा। सवाल में पूछा है कि आरव को होने वाला लाभ या हानि। आरव को ये देखना है कि आरव को लाभ हुआ है या हानि हुई है। फिर 15% का लाभ तो उसको यहाँ पर हो गया था, ठीक। 15% का लाभ यहाँ हो गया उसका। पर यहाँ पर 100 रुपए में इसकी ये कीमत थी, और 57.75 रुपए में फिर से खरीद लिया, तो ढाई का नहीं, 2.25
का यहाँ पर लाभ हो गया उसको। भाई 15 रुपए का तो यहाँ पर हुआ था और 2.25 का यहाँ पर हो गया। ये मैंने रुपए लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 100 रुपए लिए थे मैंने इसके। तो भाई 15 रुपए का लाभ यहाँ हुआ था और 2 रुपए 25 पैसे का यहाँ लाभ यहाँ हो गया। तो कुल मिला करके इसे 17 रुपए 25 पैसे का लाभ हो गया, ठीक है। 17 रुपए 25 पैसे किस पर? 100 रुपए पर। तो कितना लाभ हो गया? 17.25% का ही हो जाएगा 100 रुपए पर, तो ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वाले का। तो कुल मिला के मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे दिख रहा है कि ये एक यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ पर, ये ठीक, ये अर्धवृत्त बनना है और ये एक यहाँ पर ये त्रिभुज बनना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ये, ठीक। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना छायांकित भाग, ये निकल आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कुल तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसमें चाहिए होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं कहाँ से निकालूंगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या ये दी हुई है ए, ठीक है, ये ए दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये ए है इसके बराबर में। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या जी है जो दी गई है वो ए दी गई है, अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर, ठीक। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पहली बात तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूँ तो इसका आधा कर देंगे बस, ठीक है, अगर अर्धवृत्त की बात करें तो। यहाँ पर ए आर की जगह कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 2। ये बात समझ में आ गई? मुझे इसी में से घटाना है, क्या घटाना है इसमें से? मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे घटाऊंगा? ये तो हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक, और ये हो जाएगा इसका आधार। आधार कितना हो जाएगा? आधार एक ए ये है, एक ए ये है, तो आधार हो जाएगा 2a। तो इसका क्षेत्रफल कहाँ से कैसे निकाल दूंगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 2a है, और ऊंचाई कितनी है? ए है। ए से ए काट दूंगा, या सॉरी 2 से 2 काट दूंगा तो ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ये स्क्वायर बचेगा, जिसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ए स्क्वायर, और इसका आया पाई ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है। इसमें से ये घटाना है मुझे, तो इसमें से घटाऊंगा पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस का आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर बटे 2 माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास केवल पाई बटे 2 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। तो क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? ए स्क्वायर पाई इंटू 1, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1800 था, ठीक है। तो आयुषी ने कितना निवेश किया? भाई यहाँ पर मेरे पास है प्रिया और यह है आयुषी, ठीक है। इनका पहले हम रुपए देखेंगे, रुपए कितने कितने अनुपात में लगाए, रुपए कितने अनुपात में लगाए? 400 रुपए का नहीं रखा, ठीक है। निवेश किया टोटल मिलकर क्या है यहाँ पर? इसमें तो 456 ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। ये इन दोनों का टोटल दिया है 456, और वर्ष के अंत में ये इनका कुल लाभ है यहाँ पर 7500, जिसमें से पिर्जा का हिस्सा 1800 रुपए है, ठीक, ये दिया रखा है यहाँ पर। यहाँ पर समय आता है और यहाँ पर इनका प्रॉफिट आता है, यानी कि इनका राजस्व आ जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट। पिर्जा का हिस्सा कितना है? पिर्जा का हिस्सा 1800 है पर, पिर्जा का हिस्सा अगर 1800 है तो इसका कितना बचेगा यहाँ पर? ये क्यों ना आयुषी का बचेगा यहाँ पर 75 में से 18 जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 57, ठीक है। 5700 रुपये इसके बच जाएंगे यहाँ पर, 5700 इसके हो गए और 1800 रुपये प्रिया के हो गए। अब यहाँ से 2 सिफर कट जाएंगे, इनका मैं रेशियो ले सकता हूँ, रेशियो ले लेंगे और 3 से भी काट दूंगा, 3 छंग 18, और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 नम 27, 6 19 का इनका रेशियो आ जाएगा, यानी कि इन्होंने जो लगाए थे रुपए, यानी कि इनका जो लाभ हुआ था वो 6 19 के रूप में इनको मिला था, 6:19 के रूप में इनको मिला था यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर इनका जो समय है वो समय बराबर है दोनों का, यानी कि इसने भी दोनों ने 12-12 महीने के लिए लगाए थे वर्ष के अंत में, ठीक है। तो 1 साल के लिए लगा तो 12 महीने के लिए इसने लगाए, 12 महीने के लिए इसने लगाए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो मैं रुपए क्या रखूँ कि मेरा 6 आ जाए यहाँ पर? तो मैं 6 रख दूँगा यहाँ पर, 6 से 1 की गुणा करूँगा 6 आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या रखूँ कि मेरा 19 आ जाए, तो मैं 19 ही रख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। कुल मिला के ये मैंने बता रखा कि व्युत्क्रम अनुपाती और समानुपाती मैंने सब बता रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी गुणा करूँ तो 6 आएगा, 19 से 1 की गुणा तो 19 आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि प्रिया ने जो है वो 6 रुपए लगाए थे और इसने आयुषी ने 19 रुपए लगाए थे।
तो आयुषी ने कितना निवेश किया था ये बताना है, यानी कि आयुषी का निवेश कितना था ये बताना है आयुषी का। तो आयुषी का निवेश है 19, टोटल कितने हैं? टोटल है 25। 6 और 19 25 हो जाएंगे टोटल, टोटल 25 है। टोटल कितने रुपए हैं? 45,600, 45,600 टोटल है यहाँ पर। ठीक है, इससे मैं इसको काट दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 25 से काटूंगा इसको, 25 से काटूंगा, 25 कम 25 आ जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 पंजे 25 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5 नम 45 और ये बचेगा 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 9120 आ जाएगा ये। 5 से इसको एक बार और काट दूंगा, 5 ही कम 5 आ जाएगा, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 19 से इसकी गुणा करूंगा, 19 चौक 76 आएगा। ठीक है, 19 चौक 76 आएगा तो 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट केवल इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। ये सवाल ही मैंने बताया हुआ है, 2-3 बार इसमें बता दिया है, लेकिन बताना है क्योंकि अच्छा सवाल है ये। 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 है। ऋण दिया गया मूलधन कितना है? यानी कि इसमें पी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी मैंने 3-4 तरीके से बताया हुआ है। फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूले बता दिए थे मैंने, फॉर्मूले बता दिए 3 साल का भी 2 साल का भी। उसके अलावा सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, वो बता दिया है। इसके अलावा इसकी फ्रैक्शन से कर सकते हैं, तीसरा तरीका बता दिया। चौथा तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे बहुत आसान है, जो सबसे आसान तरीका है मैं वही बता रहा हूँ। हालाँकि इसको करने के जैसे मान लिया अगर हम करने लगे इसको सक्सेसिव से करने लगे तो आसान हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये सब जगह आसान ही होगा। तो एक तरीका ये है इसका कि 20% हमें धनराशि नहीं पता, ठीक है? हमें धनराशि नहीं पता है, तो 20% को मैं क्या मान लूँगा? 20% की 1/5 हो जाएगी और 3 वर्ष के लिए है तो मैं इसका 125 कर दूँगा, यानी कि इसका घन कर दूँगा 5 का, यानी कि मैं मान लूँगा कि जो धनराशि है मेरे पास वो ₹125 है। तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर इससे 1 से गुणा करनी पड़ेगी 3 बार, इसीलिए मुझे 3 बार इसकी मैंने किया है ऐसे 3-3 1 के रेशियो में इसको लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी मैं गुणा करूँगा इसकी यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25। 25 से 3 की गुणा करूँगा पहले वाले की तो 25 से 75 आ जाएगा। इसका मेरे पास कोई काम नहीं होता है वैसे, यानी कि अंतर अगर जब हम अंतर दिया हुआ होता है तो इसका कोई काम नहीं होता पहली लाइन का। फिर से 5 से करूँगा तो 5 आ जाएगा, फिर से 3 बार करूँ तो 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और फिर से एक बार 1/5 5 से काटूँगा इसको तो 1 आ जाएगा और 1 से गुणा करूँगा इस वाले से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मेरे पास ये जो क्या है ना यहाँ पर ये मेरा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया, पहली लाइन को हम छोड़ देते हैं। पहली लाइन को हम छोड़ देते हैं, ये मेरा यहाँ पर आ गया ₹26 का अंतर है। ₹26 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है यहाँ पर, ठीक है? 5 नहीं 15 आएगा यहाँ पर, ठीक है? ये 5 किया 15 है बच्चे यहाँ पर, ठीक है? मैं थोड़ी-सी जल्दी में गुणा गलत कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये 15 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ₹16 का जो है मेरे पास अंतर है। तो 16 का मान किसके बराबर है? 240 के बराबर है। 16 का मान 240 के बराबर, मुझे 125 का मान ज्ञात करना है। 125 यहाँ रखूँगा और बटे में कर दूँगा 16 यहाँ पर, ठीक है? 8 से काटूँगा, 8 या 24, 8 दूनी 16, 15 और 15 की 25 की मैं गुणा कर दूँगा। 25 पंजे 125, 125, ठीक है? यहाँ पर 125 है ये। 125 था ना यहाँ पर ये? तो ये 16 से काटूँगा तो आ गया, यानी कि 15 की और 125 की गुणा करूँगा मैं, ठीक है? 15 की और 125 की, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 आ जाएगा यहाँ पर और 15 एकम 15 तीन 1875 आ जाएगा, ठीक है? ₹1875 की धनराशि हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से करेंगे, ठीक है? लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया, लेकिन ये बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? मैं इसको और तरीके से भी बहुत से तरीके जिस तरह से करने का तरीके कर सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं करने के। जैसे फ़ॉर्मूले में रखते हैं, फ़ॉर्मूला कितना होता है D बराबर P R स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है? ये होता है यहाँ पर R स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर R बटे 100 का वर्ग, यहाँ पर ये होता है इसका फ़ॉर्मूला। D का अंतर कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है, P मुझे ज्ञात करना है। R/100 कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए इसका फ़ॉर्मूला दूसरा होता है। 3 साल के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? 3 साल के लिए इसमें को क्या करेंगे हम 3 प्लस 100 बटे R/100 और करेंगे, यानी कि 1/5 और करेंगे यहाँ पर। 3 साल के लिए में 240 बराबर P ये हो जाएगा 125, 1/25 आ जाएगा यहाँ पर। 5 तिया 15 एक 16/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से भी वही बात आ गई, पी से कितना आ जाएगा हमारा, पी से इसको काटूँगा 16 से कितनी बार जा रहा है? 16 एकम 16, 16 कितना बचेगा यहाँ पर 16 पंजे 80, यानी कि 15 की और 125 की फिर से गुणा हो रही है यहाँ पर, ठीक है? बात तो वही आ रही है, यहाँ पर भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी।
की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है और टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन बताना है। यहाँ पर एक टीवी है, ये एक टीवी है यहाँ पर और एक वॉशिंग मशीन है यहाँ पर। टीवी की कीमत, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 75% कम है। 75% का मतलब होता है 3/4। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 हो जाएगा 75% का मतलब यहाँ पर। यानी कि अगर टीवी की कीमत कितनी है, टीवी की कीमत 4 है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 कम है इससे इसकी। इस तरह से इसको 400 इसकी तरह इसको शो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे 77% और 27% की कमी और वृद्धि की जा रही है यहाँ पर। अब इसमें 77% की वृद्धि की जा रही है टीवी की कीमत में, वॉशिंग मशीन की कीमत में की जा रही है 77% की वृद्धि यहाँ पर। 77% की वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, ये 170 का हो जाएगा, 170 हो जाएगा 77% की वृद्धि के बाद। इसमें 400 में 27% की कमी की जा रही है। टीवी में 27% की कमी, 27% यानी 27 चौका कितने होंगे, 100, 108 हो जाएंगे, 27 चौक 108, 400 में से 108 घटाऊंगा तो 292 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि टीवी की अब जो नई कीमत है वो 292 है और वॉशिंग मशीन की 177 है यहाँ पर। बोला है कि 8 वॉशिंग मशीन, 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, 2 टीवी की कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इनकी गुणा नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है। इसमें भाई दो टीवी और 8 वॉशिंग मशीन के बारे में कह रहा है ये। तो यहाँ पर तो ये एक था, ऊपर जो कीमत दी हुई है एक एक की दी हुई है, और नीचे जो है नई कीमत आई है 8 की और 2 की। तो मुझे 2 से यहाँ भी तो गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 8 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 8 वॉशिंग मशीन यहाँ चाहिए और 2 टीवी यहाँ चाहिए, यानी कि शुरुआत वाले जो उसके मूल्य थे। ठीक है, यहाँ से इसको मैं घटाऊंगा, इसमें से घटाना पड़ेगा मुझे टीवी में से, यानी कि टी में देखता हूँ कितना डिफरेंस आया। टी में कितना डिफरेंस आया, पहले 400 था, अब 292 हो गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 400 में से 108 कम हुआ है, 108 दूनी 216। ठीक है, पहले इसमें कमी की गई थी, तो ये माइनस का 216 कम हो गया है। ठीक, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 100 था, यहाँ 77 बढ़ गया, यानी कि 77 बढ़ गया, 77 गुणा 8। ठीक है, 77 गुणा 8 बढ़ गया है, ये प्लस का यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, इसको 616 कर दूंगा। ये प्लस का 616 की वृद्धि हुई है इसमें प्लस के 616 की वृद्धि हुई है। देखो, अगर मैं यहाँ पर गुणा करता, ये 800 हो जाता, फिर इसकी गुणा करता तो उसमें से घटाता 216 ही आता। यहाँ 800 हो जाएगा और यहाँ 800 से 170 से 8 की गुणा करूंगा, जो भी आएगा वो 800 में से घटाऊंगा तो 616 ही आएगा। यहाँ पर इसमें से घटाऊंगा, सॉरी, नीचे वाले में से ऊपर वाले में, इसमें वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे ये देखना है कि यहाँ पर इसमें टोटल डिफरेंस आया गया है। डिफरेंस कितना आया, 400 का डिफरेंस आया, यानी कि यहाँ पर 400 की वृद्धि हुई है टोटल में। यहाँ पर टोटल कितने थे, यहाँ पर ये 800 है और ये भी 800, यानी कि ये टोटल थे। टोटल कितना था, टोटल मूल्य था 1600 रुपये का। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 400 की वृद्धि हुई है, गुणा 100 कर दूंगा यहाँ पर। ये माइनस का था, ये प्लस का था, यहाँ पर इसलिए वृद्धि हुई है। 2 सिफर कर जाएंगे, 16 दूनी 32 और 16 पंजी 80, यानी कि 25% की कमी हुई है। 25% की कमी है, इस तरह से इस सवाल को करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि मैंने इस सवाल में क्या बताना चाहा है मैंने इसमें। एक तरीका वो भी था कि इसकी सबकी गुणा करते यहाँ पर और फिर उसके बाद घटाते, जोड़ते, फिर उसके बाद निकालते। एक तरीका ये भी था, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। इस तरीका समझ आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन ये है, अगर ना भी आसान होगा तो और आगे को सवाल आएंगे, उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा इसको। दो मित्रों विपुल और विजय की मासिक आय, ये विपुल है और ये विजय है, ये विपुल है और ये विजय है। यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, ये भी मान लूंगा इनको मैं दोनों को। ठीक, ये ए है और ये बी है, विपुल और विजय। यहाँ पर इनकी आय का जो इनकम का अनुपात है वो 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, 81,000 प्रतिमाह बचाते हैं। तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, व्यय, मासिक व्यय है इनका 2:4 के अनुपात में है। यहाँ पर ये बचत कितनी कर रहे हैं, ये 81,000 बचा रहा है, ये भी 81, दोनों 81,000 रुपए की बचत कर रहे हैं यहाँ पर। 4 पंजे 20 और 2 सत्ते 14। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 6 का। यहाँ पर देखो 81,000 है और यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो 81 दूनी कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ये 2 अट्ठे 16 आएगा ना, एक में उल्टा करें, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 162 आ जाएगा, 162। इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, इनकी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा डिफरेंस इसमें।
यानी कि 6 का मान किसके बराबर है? 6 का मान 1,62,000 के बराबर है। 6 का मान जो है वो 1,62,000 के बराबर है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए विपुल की मासिक आय। विपुल की मासिक आय कौन-सी है? विपुल की मासिक आय है ये, तो मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? 5 से गुणा करनी पड़ेगी और 6 से भाग करनी पड़ेगी। इस वाले 6 से भाग करनी पड़ेगी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आंसर आ जाएगा 6 से काटूँगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा और 6 सत्ते 42, 27,000 और गुणा 5। 27 पंजे कितना होता है? 27 पंजे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि 62/4 माइनस का 7 गुणा 2.5। ये 62/4 यानी कि 31/2, 31 यानी कि 30, 31/2 को लिख सकता हूँ मैं 15.5। 31.2 को लिख सकता हूँ 15.5, तो ये आ जाएगा, ठीक। माइनस का 25 सत्ते 175 यानी कि 17.5 यहाँ पर आ जाएगा ये। और ये जो बीच में ये 3197 है, ये 2197 किसका घन है? ये यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है, तो किसका है ये? 13 का है, ठीक है? ये 13 का घन है यहाँ पर। तो मैं 13 का घन कर दूंगा यहाँ पर, तो 13 आ जाएगा इसका। इसके अलावा 17 में से 15 जाएगा तो माइनस का 2.5 बचेगा यहाँ पर, और प्लस 2.5 नहीं बल्कि 2 ही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट से 5 भी तो घट रहा है यहाँ पर, ये टोटल 2 बचेगा। इसके बाद इसमें से घटाऊंगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये प्लस का है यहाँ पर। 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, इस पर विचार करना है और 8 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक या निर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें व्यंजन और स्वर एकांतर स्थानों पर आते हैं। एकांतर स्थानों का मतलब क्या है? एक छोड़कर एक, इस तरह से। एकांतर का एक का अंतर, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर 8 है, ये 8 शब्द हैं, 8 वर्ण है, ठीक है। 8 अक्षर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाएंगे यहाँ पर ये। यानी कि यहाँ पर ये कितने तरीके से बन सकता है कि एक स्थान पर, यहाँ पर एक पर तो कॉन्सोनेंट है, एक पर वोवेल, एक पर कॉन्सोनेंट, एक पर वोवेल, एक पर कॉन्सोनेंट, एक पर वोवेल, एक पर कॉन्सोनेंट, एक पर वोवेल। इस तरह से आना चाहिए, यानी कि एक छोड़ एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसका, एक पर वोवेल आए, दूसरे पर कॉन्सोनेंट, एक पर वोवेल, इस तरह, ठीक है। इस तरह से भी एक तरीका ये भी बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। यानी कि पहले स्थान पर मैं वोवेल से शुरू करूँ तो फिर एक-एक करके, फिर पहले स्थान पर मैं कॉन्सोनेंट शुरू करूँ तो फिर एक-एक छोड़ करके, इस तरह से 2 तरीके से कर सकता हूँ कुल मिला के मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं वोवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉन्सोनेंट है और 3 वोवेल हैं यहाँ पर, और 4 वोवेल हैं यहाँ पर। 4 क्योंकि 8 का है तो 4 यहाँ पर वोवेल हो जाएँगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 तरीके से आ सकता है ये। यहाँ पर मैं रखूँगा इस जगह पर, तो ये कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। 4 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वोवेल हैं यहाँ पर, ठीक। अगर मैं वोवेल रखूँगा पहले पे वोवेल रखूँ, दूसरे पे कॉन्सोनेंट, पहले पर वोवेल, दूसरे पे कॉन्सोनेंट, इस तरह से, यानी कि वोवेल को मैं 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से सजा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से, ठीक है, आगे पीछे करके मैं सजा सकता हूँ। पहले पे मैं रख दूँगा यहाँ पर यू रख दूँगा, या फिर बाद में ई रख सकता हूँ। इस तरह से फैक्टोरियल 4 बार मैं सजा सकता हूँ। इसी तरह से 4 कितने हैं? 4 ही इसमें कॉन्सोनेंट है, तो इनको मैं सजा सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो जाएगा पहली तरीके से, पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन ये भी बनेगी, सेम यही कंडीशन इसमें भी लागू होगी, तो एक तरीका ये हो जाएगा इसका यहाँ पर, ठीक। एक तरीका ये भी हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का बार 576, ठीक है। 576 ये होंगे और 576 ये हो जाएंगे। इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे है, इसकी गुणा कर देंगे, 2 छंग 12 यानी कि 1152 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये 1152 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक किस मान के लिए व्यंजक 13.56 गुणा 13.56 प्लस, इस तरह से दिया हुआ है, तो एक किस मान के लिए एक पूर्ण वर्ग होगा। ये अच्छा सवाल है यहाँ पर। अगर मैं 13.56 को ए मान लूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और प्लस इसके बाद हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसको मैं बी मान सकता हूँ, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए का मान लिया मैंने 13.56 और बी को मान लिया मैंने 0.04, बी को मान लिया यहाँ पर मैंने, ठीक। अब यहाँ पर मेरा ये इस तरह से फॉर्मूला बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, इस तरह से बन सकता है ये। इसी का फॉर्मूला बन सकता है, और यही एक पूर्ण वर्ग होता है। ये जो होगा ना, एक पूर्ण वर्ग होगा। किसका वर्ग पूर्ण वर्ग होगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बनता है ये यहाँ पर, इसलिए ये पूर्ण वर्ग कहलाता है। इसको भी हम पूर्ण वर्ग कह सकते हैं इस वाली संख्या को।
ये जो आया यहाँ पर ये इसको। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल ही रहा मुझे यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है और यहाँ देखना है इसमें डिफरेंस क्या है। तो मुझे एक तो यहाँ 2 चाहिए होगा, ठीक? ए की जगह इस ए की जगह एक तो 2 चाहिए होगा। ए आ रहा है और एक मुझे बी चाहिए होगा, यानी कि मुझे 2b की आवश्यकता है यहाँ पर। 2b की आवश्यकता पड़ेगी। 2 और b का मान कितना लिया था मैंने? b का मान लिया था 0.04 यहाँ पर, ठीक? तो यानी कि 2 चौक 8 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 0.08 की मुझे ज़रूरत पड़ेगी।